हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 14। इससे पहले इस कहानी के 13 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, कशिश माही से बोलती है कि मेरे पास यहाँ पर फैमिली नहीं है सिवाय एक माँ के, जो अभी भी हॉस्पिटल में है। और आप सबको देखकर मुझे महसूस हुआ कि अब शायद मुझे भी फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है। कशिश के दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द माही को दिखाई दे रहा था, जिस तकलीफ़ से वो बोल रही थी। अब देखते हैं आगे। ये सुनकर माही मुस्कुरा देती है और प्रिंस को लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर में उसने प्रिंस को गहरी नींद में सुला दिया और उसे सुलाने के बाद उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, मुझे अब ये सोचना होगा कि कैसे मैं मलंग से दूर रह सकती हूँ। लेकिन अब मुझे अतुल अग्निहोत्री को प्रिंस के बारे में बताना ही होगा, क्योंकि इसके ऑपरेशन की डेट बहुत ही जल्द नज़दीक आ रही है। और अगर अब अतुल अग्निहोत्री को उसके बारे में नहीं पता चलेगा तो प्रिंस को खतरा हो सकता है। काश आज दी और अतुल अग्निहोत्री का आमना सामना हो गया हो, इससे आगे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सोचते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो वॉशरूम से फ्रेश होकर वापस से हॉल में आई तो इस वक्त कशिश किसी को मैसेज टाइप करते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी, जिसे देखकर माही ने ना समझी में कहा, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो कशिश? सब कुछ ठीक तो है ना? माही की आवाज़ सुनकर कशिश अचानक से चौंक गई और घबराते हुए उसने तुरंत ही अपना फ़ोन बंद करते हुए कहा, वो कुछ नहीं, बस मैम ऐसे ही। तभी माही ने उसे ध्यान से देखकर कहा, यू नो वॉट, तुम जिस दिन से यहाँ पर काम करने के लिए आई हो उस दिन से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम जब भी अपने फ़ोन में बिजी होती हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हो। सच सच बताओ क्या बात है, कहीं वो लड़का फिर से तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है? यह सुनते ही कशिश को थोड़ा सा हिम्मत मिली और उसने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप मेरी हेल्प कर पाएंगी? यह सुनकर माही को थोड़ा अजीब लगा। फिर माही उसके पास बैठ गई और बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें जो भी मदद की ज़रूरत हो तुम हमसे कह सकती हो। ये सुनते ही कशिश ने तुरंत ही माही के हाथ को पकड़ कर कहा, मैम मुझे उस अयांश अग्निहोत्री से छुटकारा चाहिए, प्लीज़ आप मेरा साथ दे दीजिए जिससे मैं उससे छुटकारा पा सकूं। अयांश का नाम सुनते ही माही हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, ये वही है ना अयांश अग्निहोत्री जो उस दिन हमें घर के बाहर मिला था और तुमसे बदतमीजी कर रहा था? ये सुनते ही कशिश ने अपना सिर लाचारी से हाँ में हिला दिया और बोली, हाँ हाँ ये वही अयांश अग्निहोत्री है। मैं बहुत ही ज़्यादा अब इससे परेशान हो चुकी हूँ। उससे मैंने बहुत बार मना किया है। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक दिन सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो मैं आज आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ जिससे मैं खुद को फ्री कर सकूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकें। तभी माही ने उसे शांत करते हुए बोला, पहले तुम घबराओ मत और शांत हो जाओ। वो अयांश अग्निहोत्री कोई शेर नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। तभी कशिश ने परेशान होकर कहा, एक बार अगर वो शेर होता तो मुझे कोई भी इतना ज़्यादा डर ना लगता, लेकिन वो शेर से भी घटिया इंसान है। वो पिछले 1 साल से मुझे खा ही तो रहा है और जब तक मैं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाऊंगी तब तक वो इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैम मैं अब बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। ये कहते कहते कशिश की आंखों से आंसू आ गए। उसे इस तरह से रोता हुआ देख माही ने गुस्से के साथ कहा, क्या क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? मुझे साफ साफ बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसका कोई हक नहीं बनता है एक लड़की को इस तरह से परेशान करने का। तभी कशिश ने रोते हुए कहा, 1 साल पहले मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी मैम। उस वक्त मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी और कॉलेज के वक्त में ही अयांश मुझे परेशान किया करता था, मगर मैं उससे कोई बात नहीं करती थी। जब मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो मेरे सभी रिलेटिव्स ने पैसे देने से मना कर दिया और उस वक्त मैं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि नौकरी में भी मुझे 1.5 लाख इतनी जल्दी नहीं मिल जाते। पता नहीं कैसे, पर इस बारे में अयांश अग्निहोत्री को भी पता चल गया और उसने मेरे सामने 1.5 लाख का ऑफ़र रखा और उसने कहा कि वो
मेरी माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। इसीलिए मैंने उससे ये डील कर ली, क्योंकि उस वक्त मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मुझे कुछ भी सही या गलत दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस डील के बदले उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। ये कहते कहते वो रोने लगी। उसकी ये बात सुनकर माही पूरी तरह से शॉक्ड थी और वो तुरंत ही उसे हग करते हुए बोली, ओ माय गॉड, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने तो तुमसे उसी दिन कहा था, मैं जिस दिन तुमसे मिली थी तुम्हें उसी दिन मुझे ये सब कुछ बता देना चाहिए था। और वो 1 साल बाद भी तुम्हें इसी तरह से परेशान कर रहा है, तुम कैसे उसका टॉर्चर बर्दाश्त कर सकती हो? कशिश उससे अलग होते हुए अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, हाँ, उसने कहा था कि ये डील सिर्फ 1 साल की ही होगी, लेकिन अब तो 1 साल भी बीत चुका है मैम, लेकिन वो अभी भी मुझे परेशान करता है। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुझे अब कुछ भी करके उससे पीछा छुड़वाना है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो मुझे हर रात अपने पास बुलाता है और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। मैं थक चुकी हूं अब इन सब चीज़ों से, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आपके अलावा अब मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहकर भी ना तो उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर सकती हूँ और ना ही किसी और से। तभी माही ने ना समझी में उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है और हम पुलिस में क्यों नहीं जा सकते हैं? ऐसा कौन है उसकी फैमिली में जिस वजह से उसे इतना ज़्यादा खुद पर घमंड है? आखिर वो लोग है कौन? कहीं का गवर्नर है क्या जो हम नहीं कर सकते उसके खिलाफ कुछ? कशिश ने परेशान होकर कहा, आपको दुबई की अग्निहोत्री फैमिली के बारे में नहीं पता है? दुबई की टॉप फैमिलीज में से एक फैमिली आती है। उनकी दुबई पर सिर्फ और सिर्फ उन अग्निहोत्री का ही सिक्का चलता है और अयांश अग्निहोत्री भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। वो उन अग्निहोत्री ब्रदर का कज़न है और उन सब के आगे तो पुलिस भी कुछ भी नहीं कर पाती है। इसीलिए मैं भी उसका कुछ नहीं कर पाई और इतना वक्त बीत गया है। वो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करता रहा, लेकिन मैंने जब आपको और मिष्टी मैम को अकेले इन सब चीज़ों से लड़ते हुए देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिली कि शायद अगर मैं आप सबको इसके बारे में बताऊंगी तो शायद आप मेरी हेल्प कर सकती हैं और मैं उससे छुटकारा पा सकती हूँ। क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से भी इसमें मदद ली, मगर वो सभी अग्निहोत्री इस फैमिली से डर गए और वो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जैसे ही माही ने अग्निहोत्री फैमिली के बारे में सुना वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और शॉक्ड होकर बोली, क्या क्या वो अयांश अतुल अग्निहोत्री और मलंग अग्निहोत्री का कज़न ब्रदर है? तभी ये सुनकर कशिश ने हैरानी के साथ माही को देखते हुए कहा, क्या आपको अग्निहोत्री फैमिली के बारे में पहले से ही पता है माही मैम? आप तो उनके नाम भी जानती हैं। उसने जब ये सब कहा तो माही ने गुस्से के साथ कहा, मुझे सिर्फ उस खानदान के बारे में ही नहीं पता है, बल्कि मैं तो उस खानदान का पूरा काला सच भी जानती हूँ, सारा राज जानती हूँ उन लोगों का। मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग कितने घटिया इंसान हैं। उन्हें सिर्फ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना आता है और अपनी कैद में रखना आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अयांश अग्निहोत्री क्यों तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता है, क्यों वो तुम्हें परेशान करता है, क्योंकि उसके दोनों भाई भी ऐसे ही हैं। अब कशिश पूरी तरह से हैरान थी और वह हैरानी के साथ माही को देखकर बोली, इसका मतलब उन अग्निहोत्री फैमिलीज ने आपके साथ भी कुछ ऐसा ही किया है जिसकी वजह से आप ऐसा कह रही हैं? क्या ये सच है? तभी माही ने गुस्से के साथ कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही बुरा किया है उस अतुल अग्निहोत्री ने और वहीं वो उसका छोटा भाई मलंग अग्निहोत्री, जो उम्र में तो मुझसे बहुत ही छोटा है, लेकिन उस लड़के ने मुझे कैद करने की कोशिश की थी और वो मुझे कैद करके टॉर्चर भी किया करता था। कशिश ने जैसे ही ये सब सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वहीं माही ये कहते कहते माही एकदम से चुप हो गई। जैसे ही कशिश ने माही के मुंह से ये सारी बातें सुनी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई और तभी माही को भी ये स्टेज का एहसास हुआ कि शायद उसने फ्लो में बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो तुरंत ही बात को बदलते हुए बोली, अभी मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है उसे भूल जाओ। लेकिन तभी कशिश ने भी कहा कि माही मैम, आपको मुझसे अब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा है ना वो सब कुछ सच था। आपकी आंखों में ही मुझे वो दर्द दिखाई दे रहा था। ये सब सुनकर
माही ने अब अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और उसने गहरी सांस लेकर बोला कि देखो, मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा यकीन कर रही हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अब ये बातें सारी बता रही हूँ। तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमारे पर्सनल बातें कभी किसी से शेयर नहीं करोगी। ये सुनकर कशिश ने तुरंत ही माही के हाथ को पकड़कर कहा, आई प्रॉमिस, मैं कभी भी हमारे बीच की कोई भी बातें किसी दूसरे से शेयर नहीं करूँगी। लेकिन अब आप मुझे आराम से सब कुछ डिटेल्स में बता सकती हैं। ये सुनकर अब माही को भी कुछ रिलैक्स महसूस हुआ और उसने गहरी सांस लेकर कहा, एक्चुअली में ये बात 5 साल पुरानी है। 5 साल पहले मेरी मुलाकात उस खानदान के छोटे बेटे मलंग अग्निहोत्री से हुई थी। उस वक्त मेरा करियर मेरे पीक पर था। मैं बहुत ही अच्छी हीरोइन थी, मैं एक सुपरस्टार थी। जब वो लड़का मेरी ज़िंदगी में आया था, मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने उसके साथ लिविंग रिलेशंस बिताने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर हमारे बीच कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया और फिर मैं उससे अलग हो गई। लेकिन ये बात उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मुझे अपने ही घर में कैद कर लिया। मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था, फिज़िकली मेंटली वो मुझे पूरी तरह से टॉर्चर करता था। उसके हरेसमेंट से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन मैं उसे छोड़कर भाग गई। अब पूरे 5 साल बीत गए हैं, मैं आज भी उससे भाग रही हूं। मैं उसका सामना करना छोड़ देना चाहती हूं और अब जब भी उसका जिक्र आता है तो मुझे सिर्फ तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ की जितना मैं सोच भी नहीं सकती। तभी ये सारी बातें सुनकर कशिश ने हैरान होकर कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मलंग अग्निहोत्री ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि दुनिया वालों के सामने उसकी इमेज तो इतनी अच्छी उसने बना कर रखी है, सब उसे अपना आइडल मानते हैं। लेकिन वो असलियत में इस तरह से घटिया इंसान है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तभी माही ने कशिश की ये बात सुनकर कहा कि घटिया शब्द भी उसके लिए कम है। वो मुझे इस हद तक टॉर्चर करता था कि मैं खून के आंसू तक रोई हूँ। मैं उसका जिक्र भी करना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करूँगी। ये सुनकर फिर कशिश ने माही को संभालते हुए कहा, मैम मैम आप प्लीज़ परेशान मत होइए, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगी। लेकिन मिष्टी मैम का अतुल अग्निहोत्री से क्या कनेक्शन था? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे ये पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? जिससे ये सुनकर माही ने कहा, अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है तो तुम कोई भी सवाल कर सकती हो, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। ये सुनकर कशिश ने आसपास देखा और फिर थोड़ा धीरे से बोली, दरअसल मैं ये पूछना चाहती थी कि जो मिष्टी मैम का बेटा है प्रिंस, वो असलियत में किसका बेटा है? आई मीन उसके पापा कौन है, उसके बाप कौन है? क्योंकि अभी तक प्रिंस का इलाज इसीलिए ही सिर्फ रुका है क्योंकि उसके फादर का कोई अता पता नहीं है। मिस्टर संदीप ने भी मुझसे यही कहा था कि जब तक प्रिंस के डैड यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक उसका कोई भी इलाज शुरू नहीं हो सकता और बिना उसके डैड के प्रिंस को बचाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आप सबसे ये सारी बातें पूछ सकूं, ये सवाल कर सकूं, क्योंकि मैं अभी तक आप दोनों को सिर्फ अकेले ही देख रही हूं। मैंने ना तो प्रिंस के डैड को यहाँ पर कहीं भी देखा है और ना ही किसी दूसरे इंसान को आप दोनों के साथ देखा है। तो क्या प्रिंस के डैडी इस दुनिया में नहीं है? और अगर वो इस दुनिया में है तो कहीं वो अतुल अग्निहोत्री तो नहीं? अभी कशिश अपनी बात को पूरी भी कर पाती उससे पहले ही माही उसे गुस्से के साथ बोली, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, प्रिंस अतुल अग्निहोत्री का ही खून है, वो उसी का ही बेटा है। इसीलिए तो हमने आज तक उसको उसके बारे में पता नहीं चलने दिया, क्योंकि हम जानते हैं अगर उसे प्रिंस के बारे में जरा सा भी कुछ पता चला या उसे पता चला वो उसका बेटा है तो वो प्रिंस को अपने साथ लेकर चला जाएगा। और 5 साल पहले उसने मिष्टी दी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, उसने उनके साथ ज़बरदस्ती की थी और प्रिंस उसी ज़बरदस्ती की निशानी है। मुझे तो डर है कि जब प्रिंस समझदार होगा और उसे इस बात का पता चलेगा कि वो एक रेप चाइल्ड है तब उस पर क्या बीतेगी। मुझे तो इसी चीज़ का डर है। जैसे ही कशिश ने ये सुना उसके तो रोंगटे खड़े हो गए और वो शौक होकर बोली, व्हाट, क्या आप सच कह रही हैं? क्या वाकई में वो मासूम सा बच्चा एक ज़बरदस्ती की निशानी है? माही ने भी बहुत इमोशनल होते हुए कहा कि हाँ, मेरी मिष्टी दी ने उस अतुल अग्निहोत्री का बहुत सारा टॉर्चर सहा है
और आखिर में जब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ तो उस अतुल अग्निहोत्री ने मिष्टी दी को धोखा दे दिया और वो भी किसी लड़की के साथ मिलकर। मेरी मिष्टी दी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसी दिन उन्हें पता चला कि उस अतुल अग्निहोत्री का ऑलरेडी किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए वो उसे छोड़कर मेरे साथ दुबई से दूर चली आई और जब वो दुबई से चली गई तो उन्हें रास्ते में ही ये चीज़ पता चली कि वो प्रेग्नेंट थी। और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि वो उस घटिया इंसान के बच्चे को भी जन्म ना दें, लेकिन वो उस बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी, ना जाने उनके दिल में कैसी ममता आ गई थी कि उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया। और फिर प्रिंस हमारी ज़िंदगी में आया, लेकिन जब से प्रिंस हमारी ज़िंदगी में आया है हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब हम प्रिंस के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं, इसीलिए अब हम ज़िंदगी भर प्रिंस के साथ ही रहेंगे। हमने ये सोच लिया है, हम कभी भी शादी नहीं करेंगे और इसीलिए हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं प्रिंस के इलाज के लिए, जो कि अतुल अग्निहोत्री से ना जुड़ा हुआ हो। क्योंकि अगर अतुल अग्निहोत्री को पता चलेगा प्रिंस के बारे में तो वो ज़रूर उसे हमसे अलग कर देगा। ये सारी बातें सुनकर कशिश ने थोड़ा उदासी के साथ कहा, माफ़ कर दीजिए मैडम, मगर मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती मुझे, लेकिन ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि बिना प्रिंस के डैड के उसका इलाज हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। ये सुनते ही माही के हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो गईं और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। ऑलरेडी मिस्टर संदीप ने मुझे बता रखा है। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर संदीप ने बात यह पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब तक प्रिंस के डैड यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता है। इसीलिए तो अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अभी हिम्मत से काम करूंगी, क्योंकि डर कर जीने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अब मैं उस अतुल अग्निहोत्री और मलंग अग्निहोत्री दोनों भाइयों का खुलकर सामना करूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और अपने प्रिंस को पूरी तरह से ठीक करूंगी, क्योंकि मैं प्रिंस के बिना अब एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। फिर इसके लिए हमें चाहे कितना भी लड़ाई क्यों ना करना पड़े, हम लड़ेंगे। ये सुनकर कशिश ने भी थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आप दोनों के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि आप दोनों पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं मैम। जिस तरह से अतीत में आप दोनों के साथ इतना कुछ हुआ है, कोई भी लड़की खुद को वापस से खड़ा नहीं कर पाती। मैं खुद भी ऐसा नहीं कर सकती थी शायद, जबकि अयांश अग्निहोत्री ने मेरे साथ वही ज़बरदस्ती कर रहा है जो कि आप दोनों के साथ हुई है। मैं तो पूरी तरह से हार चुकी हूँ, लेकिन मैं आपसे मदद ले रही हूँ। वहीं आप और मिष्टी मैम ने तो कभी भी किसी से मदद नहीं ली, तो सोचिए आप कितना ज़्यादा पावरफुल है। मुझे आज आप दोनों पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे आपने अपने साथ काम करने का मौका दिया। ये सारी बातें सुनकर माही मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हें इतना ज़्यादा हमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम हमें हमारी फैमिली जैसी ही लगी, इसीलिए हमें एहसास हुआ कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और अब तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उस अयांश अग्निहोत्री को तो अब मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मैं उसे बताऊंगी कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। ये सुनकर कशिश ने अपना सिर हिला दिया और फिर तभी डोर बेल बजने की आवाज़ आई। माही ने कहा, लगता है कि शायद मस्ती दी वापस आ गई। यह कहते हुए वे गेट की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो इस वक्त मिष्टी काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में खड़ी हुई थी। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। मिष्टी को इस हालत में देखकर माही ने तुरंत ही हड़बड़ी के साथ बोला, दी आपको बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी, आपने क्या हालत बना रखी है अपनी, देखिए आप कितना ज़्यादा भीग गई हैं। तभी वहीं मिष्टी अंदर की तरफ आते हुए बोली, अचानक से बारिश शुरू हो गई थी और मेरे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं था, इसीलिए मैं खुद को संभाल नहीं पाई। ये कहते हुए वे सीधा कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी माही को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है, और उसने मिष्टी को रोकते हुए कहा, क्या सब कुछ ठीक है। ये सुनकर मिष्टी के कदम अपने आप ही रुक गए और वह थोड़ा हैरान होते हुए उसने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, क्यों क्यों तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो माही, कुछ हुआ है क्या। इसके जवाब में माही ध्यान से मिष्टी को देखकर बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दी कि जैसे कुछ तो ठीक नहीं है, सच सच बताइए कुछ हुआ है क्या आज आपके साथ। ये सुनते ही मिष्टी के भाव पूरे बदल गए। उसने तुरंत ही कहा कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं तो आज अपने क्लाइंट से मिलने गई थी और मेरा काम भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम कल हॉस्पिटल चलकर प्रिंस के इलाज के बारे में डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी कशिश ने कहा कि मैम, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी जुकाम नहीं होगा और आपकी ठंड भी छूट जाएगी। ये कहकर वो सीधा किचन की तरफ बढ़ गई, तो वहीं उसके जाने के बाद माही मिष्टी की तरफ आई और उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दी, जैसे सब कुछ ठीक नहीं है और कुछ तो हुआ है जो आप हमसे बता नहीं रही हैं। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। ये सुनकर मिष्टी ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा, माही, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? मैंने कहा ना कि सब कुछ ठीक है, तो फिर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? मैं अपना काम करके जल्दबाजी के साथ वापस आ गई हूँ। लेकिन तभी आखिर में माही ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा, नहीं दी, आप हमसे ज़रूर कुछ तो छुपा रही हैं जो आप मुझे नहीं बताना चाहती, और कहीं वो बात उस अतुल अग्निहोत्री से तो नहीं जुड़ी हुई है। मिष्टी का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया और थोड़ा सा घबराते हुए वो माही को ध्यान से देखने लगी। जैसे ही मिष्टी ने माही की ये बात सुनी, वो हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, ये तुम क्या कह रही हो? इसके जवाब में माही ने कहा, दी, मुझे पता चल चुका है कि आज आपकी मुलाकात किसी क्लाइंट से नहीं हुई है, बल्कि उस अतुल अग्निहोत्री से हुई थी। ये सुनकर मिष्टी ने अपनी नज़रें थोड़ा सा चुराते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो माही। इसके जवाब में माही ने भी मिष्टी को उसके कंधे से पकड़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है आप मुझसे झूठ बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी? मुझे पता चल चुका है कि आज होटल में जब आप गए थे तो आपकी मुलाकात उस अतुल अग्निहोत्री से ही हुई थी और कोई भी क्लाइंट वहां पर नहीं था। माही ने जैसे ही ये बात कही, मिष्टी बिल्कुल चुप हो गई। तभी माही ने वापस से मिष्टी को कंधे से पकड़कर कहा, दी, दी, आप किस भूल में हैं? ये आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? आप मुझे क्यों सच नहीं बता देती कि जब आपकी मुलाकात उससे हुई है तो आपको बताना चाहिए ना। तो उसने क्या किया है आपके साथ? कहीं उसने आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की है ना? या फिर कहीं उसने आपको धमकी तो नहीं दिया है या फिर ब्लैकमेल कर रहा हो? देखिए, अगर ऐसा कुछ है ना तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ये सब कुछ बता दीजिए। प्लीज़ आप मुझे पिछली बार की तरह कुछ भी मत छुपाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो किया था उसकी सज़ा आज भी हम भुगत रहे हैं। अगर आपने पहले ही मुझे बता दिया होता उसके बारे में, तो आज ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। प्लीज़ दी, आप मुझे सारा सच बताइए अभी के अभी, आखिर उसने क्या किया है आपके साथ? तभी माही को शांत करते हुए मिष्टी ने कहा, माही, पहले तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पहले की तरह अब कुछ होगा? पहली बार बात कुछ और थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ जो वो मुझे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा। अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ और वो चाह कर भी मुझे धमका नहीं सकता है। हाँ, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और उसने मुझे धमकाने की कोशिश ज़रूर की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे वो मुझे पहले तकलीफ़ देकर अपनी मनमानी किया करता था, उसकी मनमानी मैं सहती रहूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लूँगी। ये सारी बातें सुनकर माही ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, इसका मतलब बिल्कुल ठीक सोच रही थी मैं। उस अतुल अग्निहोत्री ने आपको धमकाने की कोशिश की, लेकिन सच सच बताइए, उसने कहीं आपको हर्ट तो नहीं किया है? ये कहकर माही ने तुरंत ही थोड़ा परेशान होकर मिष्टी को ऊपर से नीचे तक वो देखने लगी। तभी मिष्टी ने कहा, वो मुझे कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता है माही, तुम जानती हो ना, जब तक कि मैं खुद ना उसे चाहूँ। मुझे नहीं पता कि वो किस बात से मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि जब मैं उससे मिली थी तब मुझे उसकी आंखों में खुद के लिए बेइंतहा गुस्सा और नफ़रत दिखाई दे रहा था। वो इतना ज़्यादा गुस्सा था मुझसे, जिसमें मैं तबाह हो जाती। पर मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, गलती तो उसने की थी ना, उसकी एक गलती की वजह से ही मैं उसे छोड़कर गई थी। तो फिर वो मुझसे इतना ज़्यादा अकड़ के क्यों बात कर रहा था? वो मुझे अपनी इतनी ज़्यादा अकड़ क्यों दिखा रहा था? वो मुझसे माफ़ी मांगने के बजाय मुझे ही इतनी ज़्यादा नफ़रत से क्यों देख रहा था? आखिर क्या गलती थी मेरी जो वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था? ये सारी बातें सुनकर माही ने भी कुछ सोच कर कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दी।
कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर अतुल अग्निहोत्री ने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं लगता कि उसे नाराज़ होना चाहिए, और अगर वो नाराज़ हो भी रहा है तो शायद इस बात से क्योंकि आप उसे शादी के दिन छोड़कर चली गई थी बिना बताए। इसके जवाब में मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, जो मैं शादी के दिन उसे छोड़कर गई थी, इसमें भी उसकी ही गलती थी। उसकी वजह से ही मैं गई थी। अगर उसने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं कभी भी उसे छोड़कर ना चाहती। उसने मुझे क्यों धोखा दिया। ये सुनकर माही भी अब कुछ सोच में पड़ गई और बोली, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं दी, मगर फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है। उसने आपको धोखा दिया तो आप नाराज़ हो सकती हैं उससे, ना कि वो आपसे। लेकिन अगर वो नाराज़ है तो हमें इससे कोई भी फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। हमें इस वक्त सिर्फ प्रिंस के बारे में सोचना चाहिए और प्रिंस के इलाज के बारे में सोचना चाहिए। तो आपने क्या प्लान किया है अब आगे के लिए। आप कैसे इस पर काम करेंगी, और क्या आपने प्रिंस के बारे में उस अतुल अग्निहोत्री से बता दिया है। ये सुनते ही अब मिष्टी के एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए और उसने थोड़ा घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने अभी तक मिस्टर अग्निहोत्री से प्रिंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और ना ही मैं उसे कभी कुछ बताऊंगी। मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है, कहीं अगर मैं उसके बारे में उसे कुछ भी बताऊंगी तो उनको बताया तो वो मेरे प्रिंस को मुझसे छीन कर ले जाएंगे। ये सुनकर माही ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है दी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। हमारा प्रिंस हमसे कभी दूर नहीं जाएगा। लेकिन क्या पता, अगर अतुल को प्रिंस के बारे में पता चले और उसकी बीमारी के बारे में पता चले तो शायद वो हमारी हेल्प करे। बेशक से वो इस वक्त आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन अपने बेटे के लिए उसके दिल में शायद थोड़ी तो जगह होगी। ये सुनकर अब मिष्टी भी कुछ सोचने में लग गई और बोली, मैं ज़्यादा देर तक उनसे बात नहीं कर पाई क्योंकि मुझे प्रिंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मैं आगे क्या करूं। तभी ये सुनकर माही ने कहा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी होगा वो मैं करूंगी। आप कुछ भी नहीं करेंगी। इस बार मैं अकेले अतुल अग्निहोत्री से मिलने जाऊंगी और उससे मिलूंगी और उसे प्रिंस के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। मिष्टी बहुत ही ज़्यादा हैरानी के साथ बोली, क्या क्या तुम वाकई में ये सब कर लोगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तभी माही ने उसे समझाते हुए कहा, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दी, जो होगा अच्छा ही होगा। अब चलिए हम रेस्ट करते हैं क्योंकि हमें कल हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि आज मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी मिष्टी ने उसे रोकते हुए कहा, कहीं तुम भी तो मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो माही। ये सुनकर माही के कदम भी एकदम से रुक गए और उसने अपनी नज़रें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी और फिर बोली, कहाँ दी, मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से सीधा अंदर की तरफ बढ़ गई। तो वहीं मिष्टी भी उसे जाता हुआ देखकर कुछ सेकंडों तक कुछ सोचती रही और फिर देखती रही, और फिर थोड़ी देर बाद वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर अगली सुबह प्ले स्कूल में एक कार प्ले स्कूल के बाहर आकर रुकी। अतुल अग्निहोत्री अपनी गोद में सामिया को लेकर बाहर की तरफ निकला। इस वक्त सामिया का मुंह थोड़ा सा फूला हुआ था और वो अतुल को मुंह फुलाकर देखते हुए बोली, डैडी डैडी, आपने तो मुझे चॉकलेट भी नहीं दिया है। चाचू तो हर रोज़ मुझे चॉकलेट देते हैं। आप गंदे हो गए हो। स्कूल जाने से पहले वो हमेशा मुझे चॉकलेट देते हैं। इसके जवाब में अतुल ने सख्ती से कहा, लेकिन मैं तुम्हारा चाचू नहीं हूँ सामिया, मैं तुम्हारा डैडी हूँ और मैं तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स खाने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करूँगा, समझी आप। और अब से चॉकलेट के लिए बिल्कुल जिद मत करिएगा। ये सुनकर सामिया का मुंह बन गया और फिर अतुल उसे प्ले स्कूल के अंदर लेकर आ गया। कुछ देर में उसने उसे क्लास के बाहर छोड़ते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और शाम के वक्त मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा। ये सुनकर सामिया ने बस अपना सिर क्विकली हिला दिया और वो क्लास के अंदर जाने लगी। तभी अतुल वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी सामिया ने पीछे से आके अतुल का हाथ को पकड़ लिया। अतुल ने उसकी तरफ घूमते हुए बोला, अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए आपको, फिर से तुम आ गई। तुम जल्दी से बताओ, मुझे लेट हो रहा है तुमको। इसके जवाब में सामिया ने अपनी छोटी सी उंगली उसकी तरफ किया और उसे नीचे झुकने का इशारा किया। ये देखकर अतुल ने अपनी भौवें चढ़ाते हुए बोला, मुझे लेट हो रहा है सामिया, क्या चाहिए तुमको। ये कहते हुए वो नीचे झुका और फिर तभी सामिया ने जल्दबाजी के साथ उसके गाल पर एक किस कर दिया और खिलखिलाकर हंसते हुए वे क्लास में चली गई। उसके इस रिएक्शन को देखकर अतुल के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने अपने गाल को हल्के से टच किया और
मुस्कुरा के अपनी आंखें बंद किया, लेकिन आंखें बंद करते ही मिष्टी का चेहरा अतुल की आंखों के सामने आ गया और दूसरे ही पल उसने झट से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसका चेहरा पूरा डार्क हो चुका था, लाल पड़ चुका था। उसने जल्दी से दांत पीसते हुए कहा, जब भी मैं अपनी बेटी के करीब जाने की कोशिश करता हूँ ना, तब तब तुम मेरी नज़रों के सामने आ जाती हो। ना तो मैं अपनी बेटी को पूरी तरीके से एक बाप का प्यार दे पा रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें सबक सिखा पा रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तुम मेरे सामने आ चुकी हो। अब मैं तुम्हें इस कदर से तड़पाऊंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तिल तिल मरोगी तुम। ये कहते हुए वो गुस्से से वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में इस वक्त प्रिंस, जो टेबल पर खड़ा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, तभी मिष्टी उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोली माही से, माही तुमने कौन से प्ले स्कूल में इसका एडमिशन करवाया है? आज तुम बिजी हो तो मैं सोच रही हूँ मैं ही इसे ड्रॉप करने जाऊँगी। माही, जो इस वक्त कुछ फाइल्स पढ़ रही थी, उसके जवाब में उसने बोला कि दे, हमारे अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर एक प्ले स्कूल है। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा फेमस प्ले स्कूल है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा प्रिंस कोई भी मामूली से प्ले स्कूल में जाए, इसीलिए मैंने उसी में उसका एडमिशन करवा दिया है। आप बाहर टैक्सी के पास जाएंगी, किसी से भी पूछेंगी तो वहाँ का रास्ता आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये सुनकर मिष्टी मुस्कुरा दी और फिर प्रिंस को लेकर अपनी गोद में उठा लिया उसने। तभी प्रिंस माही को देखते हुए बोला, मासी मासी, आज तो आपने मुझे चॉकलेट भी नहीं दिया है, मैं कैसे जाऊंगा प्ले स्कूल? चॉकलेट का नाम सुनकर मिष्टी ये सुनते ही प्रिंस से बोली, अब आपको कोई भी चॉकलेट नहीं मिलेगी। ऑलरेडी आपके छोटे छोटे से दांतों में काफ़ी ज़्यादा कैविटीज़ हो गई है। अब मैं आपको बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खाने दूंगी, समझे आप? ये सुनते ही प्रिंस का थोड़ा सा मुंह बन गया और वो मुंह फुलाकर माही को देखने लगा। तभी माही मुस्कुराकर बोली, सॉरी, पर आपकी मॉम के आगे तो अब मैं भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ बेटा, लेकिन हाँ, प्रॉमिस, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दूंगी। ये सुनकर फिर प्रिंस ने अपना सिर हिला दिया और मिष्टी उसे लेकर प्ले स्कूल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में एक बड़ी सी प्ले स्कूल के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से मिष्टी प्रिंस को लेकर बाहर की तरफ निकली और उस प्ले स्कूल के अंदर उसे लेकर जाने लगी। और तभी अचानक से उसका दिल बेचैन होने लगा। उसने आसपास देखकर कहा, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर अचानक से मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा है? आखिर मेरा दिल इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो रहा है? ये कहते हुए वे चारों तरफ नज़र घुमा ही रही थी कि तभी फिर अचानक से प्रिंस जोर जोर से चिल्लाया, मम्मा मम्मा, वो देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड। वाओ, अब तो प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ये सुनते ही मिष्टी का दिल एकदम से धड़क उठा और वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में देखने लगी जहाँ इस वक्त प्रिंस देख रहा था और उसे देखने का इशारा कर रहा था। तभी प्रिंस, जो काफ़ी ज़्यादा खुश था और चिल्ला चिल्ला कर अपनी फ्रेंड को देख रहा था। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो कौन है प्रिंस का फ्रेंड? क्या वो फ्रेंड सामिया तो नहीं है? तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब कहानी में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कहानी का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है, वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा गाइस। अब आखिर आमना सामना हो ही गया है मलंग और माही का और मिष्टी अतुल का। देखते हैं अब क्या होने वाला है इन चारों के बीच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।